आदरणीय बोकरे जी, माननीय ईश्वरदास जी महाजन, उपस्थित बंधुगण, भगिनी, वास्तव में समारोह के अवसर पर जो प्रमुख बात बतानी थी वो हमारे आदरणीय बोकरे जी ने पहले ही बताई है। फिर कल से हम लोग यहाँ लगातार बैठते आ रहे, तरह तरह के विषयों पर चर्चा हुई। यहाँ आए हुए सब लोग अपने अपने क्षेत्र के जिम्मेवार कार्यकर्ता है। ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है जहाँ अरे गहरे नत्थु गहरे लोग भीड़ करते हैं। और इसके कारण यहाँ आया हुआ हर एक कार्यकर्ता ऐसा ही है जिसके बारे में सोचा जा सकता है कि थोड़ा कहा बहुत समझा, इशारा देने मात्र से सब बातें समझ सकते हैं, ऐसे ही कार्यकर्ता यहाँ है। और इसके कारण कुछ समारोह की आवश्यकता है ऐसा लगता नहीं। तो भी बोकरे जी ने जो कुछ कहा उसको पूरक सप्लीमेंटरी सुनाते हैं। और चूंकि योजना है तो योजना के बाहर न जाना यह अनुशासन है, इस नाते कुछ न कुछ बोलने का मैं प्रयास करता हूँ। अभी तक जो चर्चा हुई उससे एक बात ख्याल में आई होगी कि यह विषय बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल है। इसके कई आयामों के बारे में चर्चा हुई, कई आयाम अभी तक चर्चा में आए नहीं, तो यह बहुत विस्तृत विषय है, यह सबके ध्यान में आया। दूसरा यह भी सबके ध्यान में आया कि जैसे सार्वजनिक जीवन में कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं कि जिसके बारे में केवल प्रोपेगेंडा, धुआंधार प्रोपेगेंडा, मास मीडिया, समाचार पत्र, इसी से काम चलता है। तो प्रोपेगेंडा से जिसमें विजय प्राप्त हो सके ऐसा यह विषय नहीं है। तो यहाँ हर लेवल पर, ग्रास रूट लेवल से लेकर तो ऊपर तक प्रोपेगेंडा की नहीं, शिक्षा की आवश्यकता है, प्रशिक्षण की आवश्यकता है, एजुकेशन की आवश्यकता है। यह दूसरी बात भी ख्याल में आई जाए। तीसरा, क्योंकि हम सब कार्यकर्ता एक ही अखाड़े से आए हैं, हम सब जानते हैं कि कोई भी नया संदेश देश को देना है तो बिगिन विद फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, स्वयं अपने से ही हम आरंभ करें, यही अपने अखाड़े की पद्धति है। तो हम स्वदेशी का प्रारंभ खुद से करें, यह जिम्मेवारी हर एक जानता है, हर एक ने प्रारंभ भी किया है। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी पूछ कर देखा, तो यह एक आनंद की बात है। वैसे पिछले समय जो अपना अभियान हुआ अब तक, उसमें और इस अभियान में कुछ थोड़ा अंतर कहिए या एडिशन कहिए रहेगी, जैसे आपका ख्याल में आया होगा। एक तो अब तक हम लोगों ने जन जागरण के नाते जितना प्रशिक्षण या शिक्षा देने का प्रयास करना संभव था वह किया। अब यह भी एक आयाम हाथ में लेने का हम लोग सोच रहे हैं कि जो होलसेल डीलर से और होलसेल परचेसर से दोनों को अप्रोच होते हुए यह होलसेल का जो मामला है वह स्वदेशी हो विदेशी न हो, यह आग्रहपूर्वक उनको प्रार्थना करना, यह एक नया पहलू इस समय जोड़ा जाएगा, यह आपके ख्याल में आया होगा। विशेष रूप से अभी तक इस बात का केवल कैजुअली उल्लेख किया गया था, वह बात अब हाईलाइट करनी पड़ेगी, फोर फ्रंट में उस विषय को लाना पड़ेगा। वह यानी डिक्लेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हर चीज के उत्पादन खर्चा, हर चीज का उत्पादन खर्चा घोषित होना चाहिए। इसका कैजुअली इसके पूर्व भी उल्लेख हुआ है, लेकिन अब एक विशेष आइटम स्वदेशी के साथ साथ डिक्लेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन खर्चा घोषित करो, यह लेना पड़ेगा। यह भी सबके ख्याल में आया है। यह भी दिखाई दिया है कि यह विषय ऐसा है कि जहां सभी के सहयोग के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और इस दृष्टि से आज सुबह जो केला जी आए थे, वैसे मैंने आपको कहा कि और भी कई संस्थाएं हैं जिन्होंने हम लोगों के पास अप्रोच होकर बताया है कि हम इसमें सहयोग देना चाहते हैं। कई लोगों ने आशंका प्रकट की थी, क्या हम अकेले चल रहे हैं, क्या बाकी लोगों का सहयोग? तो ऐसा नहीं है।
कई संस्थाओं ने सहयोग का विचार प्रकट किया है। इतना ही है कि धीरे धीरे इनका सहयोग कैसे लिया जाए, यह मोडस ऑपरेंडी प्रक्रिया हम लोग निश्चित करेंगे, क्योंकि हम लोगों का स्वभाव ये नहीं है कि उत्साह में आकर जल्दबाजी में मैरिंग इन हेस्ट एंड रिपेंट एट लीजर, जल्दबाजी में शादी करो और जीवन भर पछतावा करते रहो, इतने प्रगतिशील हम नहीं हैं। तो सभी का सहयोग लेंगे, निश्चित रूप से लेंगे। जो नहीं देना चाहते उनको भी सहयोग के लिए बाध्य करेंगे, लेकिन अपने ढंग से हेसन स्लोली, इस पद्धति से धीरे धीरे जल्दी करो, इस पद्धति से सभी का सहयोग लिया जाएगा। कई बार पूछा गया पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में क्या आपका है। हम लोगों ने कहा है कि यह मामला राष्ट्रीय है, इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टियों के सभी लोगों को जो देशभक्त है हम आह्वान करते हैं उन्होंने शामिल होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों के आपस के जेलसी का, टग ऑफ वार का अखाड़ा स्वदेशी जागरण मंच को बनने देना यह बुद्धिमानी की बात नहीं है। किंतु हर एक दल में देशभक्त लोग रहते हैं। जो देशभक्त है उन सब के लिए व्यक्तिगत नागरिक के नाते हमारा आह्वान है, उन्होंने प्रतिसाद देना चाहिए, ऐसे हमारी नम्र प्रार्थना है। अभी कुछ प्रश्न अलग अलग इस समय ख्याल में आए, जिसके कारण उनका परामर्श लेना आवश्यक है, तो भी एक सुसूत्र भाषण की अपेक्षा नहीं हो सकती। जो कहा कि शिक्षा की आवश्यकता है, किंतु पिछले कुछ वर्षों में ऐसा ख्याल में आया है कि शिक्षा, जो सुशिक्षित है उसको शिक्षा देने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, और जो अशिक्षित है उसको शिक्षा देने की आवश्यकता कम है, जहाँ तक राष्ट्रीयता का, संस्कृति का, धर्म का सवाल। एजुकेट द एजुकेटेड, ये हमारा मोटो पहला होना चाहिए। जो सुशिक्षित है उनको शिक्षा दो, क्योंकि ये समाज ऐसा है जो धरातल से कटा हुआ है। आइवरी टावर में रहते हैं, कुछ बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, पोस्ट बस्तियों में रहते हैं। धरती के साथ संबंध नहीं है, जनसाधारण के साथ संबंध नहीं है, पैर इस धरती पर नहीं है, पश्चिमी वायुमंडल में पले हुए हैं। और ऐसे लोगों को सुशिक्षित करना बहुत कठिन है। और इस दृष्टि से जहाँ जहाँ उनके मन में संदेह आ सकते हैं, प्रश्न आ सकते हैं, वहाँ वहाँ हमारे उत्तर क्या है, यह समझ लेने की आवश्यकता है। क्योंकि ये लोग न समझते हुए देशभक्ति से दूर है, न समझते हुए, और उनके वो सुशिक्षित होने के कारण तरह तरह के प्रश्न उपस्थित कर सकते हैं। तो उनको सुशिक्षित करना ये बहुत कठिन काम है, लेकिन वो करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी संख्या बहुत थोड़ी है, तो भी ऐसा माना जाता है कि दे आर ओपिनियन मेकर्स। इसके कारण उनकी ओर से आने वाली जो बाधाएं हैं उसके बारे में थोड़ा विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ बातें उन्होंने अनलर्न करनी चाहिए, भूलना चाहिए, ऐसा कहने का समय आ गया। कुछ विषयों पर पहले बोला गया, समय के अभाव के कारण मैं उसको ज़्यादा विस्तृत नहीं लेता। जैसा पहले ही कहा गया कि हैंड्स ऑफ फॉरेन कैपिटल आर टू लॉन्ग, मच लॉन्गर देन एनी वन ऑफ अस कैन इमेजिन। हम सज्जन हैं, इसके कारण दुष्ट लोगों के हाथ कितने दूर है हम समझ नहीं सकते। उन्होंने दशकों से ऐसा प्रोपेगेंडा यहाँ चलाया है जिसके कारण प्रामाणिक, ऑनेस्ट लोगों का भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। और इसके एक दो उदाहरण पहले दिए थे, केवल उल्लेख मात्र करता हूँ कि ये क्या है। ये दकियानुसी लोग है, ऑब्सक्यूरेंटिस्ट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ नहीं होती, एडवांस कंट्री में होती है, ये विरोध कर रहे हैं। संक्षेप में मैंने बताया है पहले भी कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट का विरोध नहीं कर रहे। एडवांस कंट्रीज में जिस ढंग से फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है उस ढंग से इस देश में हो, और वहाँ होती है ऑन द टर्म्स ऑफ द होस्ट कंट्री, आफ्टर निगोशिएशंस ऑन इक्वल फुटिंग। निगोशिएशन में लेन देन होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लेन देन के समय भी नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट को प्रथम स्थान दिया जाता है। उस तरह का होना चाहिए। यहाँ हमारे निगोशिएशन करने वाले लोगों ने एकदम आत्मसमर्पण कर दिया, इसके कारण हम लोगों का कहना है हम यहाँ नई टेक्नोलॉजी नहीं चाहते, भारत को 15वीं शताब्दी में ले जाना चाहते हैं। गलत बात है। हमारा कहना है कि हमारे टेक्नोलॉजिस्ट ने दुनिया भर के टेक्नोलॉजी का अध्ययन करना चाहिए, किंतु
नेशनल टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी तय होनी चाहिए, जिसमें 4 बातें तय हो कि कौन सी टेक्नोलॉजी जैसे कि वैसे हम उठा कर ले आ सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी कुछ हेर फेर के साथ माने अडैप्ट कर सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से रिजेक्ट करनी पड़ेगी और किस एरिया में, किस क्षेत्र में हमें अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बाहर उपलब्ध नहीं, जैसे हमारे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह है। ऐसी एक पॉलिसी तय होनी चाहिए, उसके अंतर्गत निर्णय होने चाहिए। केवल यहाँ इसका दबाव आया तो झुक गए, वहाँ उसका दबाव आया तो झुक गए, यहाँ इसका प्रलोभन आया तो झुक गए, वर्ल्ड बैंक में मेरे लड़के को नौकरी दे दी तो हमने सिग्नेचर कर दी। इस तरह का जो प्रकार चलता है, इस पर रुकावट आनी चाहिए, यह अपना कहना है। वैसे डंकेल के कारण आज नया विवाद शुरू हुआ ऐसा दिखता है, किंतु विदेशी आर्थिक साम्राज्यवाद की प्रक्रिया 1945 से ही शुरू हो चुकी। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात जब सफेद साम्राज्यवादी देशों को बाध्य होकर अपने उपनिवेशों को स्वातंत्र्य देना पड़ा और उनको दिखाई दिया कि उनकी समृद्धि जो दिखती थी वह अपने पैरों पर उनकी समृद्धि नहीं थी, शोषण के आधार पर थी, और उपनिवेश उनके हाथ से चले गए हैं, अब शोषण नहीं करेंगे तो हमारी ही अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। उनके सामने बेयर सर्वाइवल यह प्रश्न था, केवल जिंदा कैसे रहना, अर्थव्यवस्था को टूटने न देना। उसके लिए उन्होंने सारी योजना बनाई और अन्य देशों का शोषण करने की सारा षड्यंत्र किया, जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, मल्टीनेशनल्स ये शामिल थे। डंकेल अभी तक इतने प्रकट रूप से उसमें शामिल नहीं था, यद्यपि यह सही है कि 1 जनवरी 48 को गैट की स्थापना हुई। 1973 में अविकसित देशों ने, अनडेवलप्ड कंट्रीज ने प्रार्थना की कि आपके जो सारे इंटरनेशनल ट्रेड के नियम हैं, ये सारे नियम हमारे विरुद्ध जाने वाले हैं, इसमें इनिक्विटस आज का जो माने विषमता निर्माण करने वाला जो वायुमंडल है वो बदलना चाहिए। 1973 में ये कहा गया। 1981 में विकसित देशों के लोगों ने कंकन करके जो मेक्सिको में है वहाँ एकत्रित होकर कहा कि तुम्हारी बात मानने के लिए हम तैयार नहीं, आज की जो व्यवस्था है वही चलती रहेगी। और फिर डंकेल साहब के आने के पश्चात पुराने जो आइटम्स थे, केवल इंटरनेशनल गुड्स ट्रेड था, उसमें ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेड इन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स और एग्रीकल्चर, ऐसे नए विषय लाए गए। अब ये सारी 1986 के बाद की प्रक्रिया है, खासकर पिछले 4-5 साल। किंतु ये गैट के कारण इतनी तकलीफ नहीं थी, तो भी किस तरह से शोषण की प्रक्रिया चल रही थी और यह जो विदेशी पूंजी है इसकी प्रक्रिया कैसी है, मोडस ऑपरेंडी कैसी है, कार्यशैली कैसी है, यह समझने की आवश्यकता है। अभी बताया गया, हमारे अनंतराव भिड़े ने कहा ना कि भाई फिक्की के अध्यक्ष का विचार क्या है। इमीडिएट गेन कुछ न कुछ होता है, इसीलिए वो सरेंडर करना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि उनको एजुकेट करने की आवश्यकता है, उनको स्वदेशी वगैरह बोलने से कोई होगा नहीं। एजुकेट करने की दृष्टि से कहाँ क्या अनुभव है तो बताइए। जैसे उदाहरण के लिए वो समझ रहे हैं फिक्की वाले कि यहाँ उनका कोलैबोरेशन आ जाएगा, उनका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, हमारी प्रॉस्पेरिटी होगी, सब हम आबाद हो जाएंगे। अरे भाई कुछ अध्ययन करो कि कैसा होता है। मैं 2 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। अपने नजदीक के 3 देश हैं, सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान। 1981 में सिंगापुर के अध्यक्ष ली क्वान यू, ऐसा उनका नाम था। He was the first man to open the womb of his country to foreign capital indiscriminately, और आह्वान किया। फॉरेन कैपिटल आया, यहाँ का सस्ता लेबर और सस्ता कच्चा माल, इसका उपयोग करते हुए उन्होंने अपने काम चलाए। तीनों देशों में देशभक्ति की भावना नहीं थी, ये प्रमुख बात। सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग, तीनों में प्रखर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की भावना नहीं थी। और सरकारी नेता भी जब आसानी से काम होता है, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि आ जाती है, वो भी आराम परस्त बन गए
ऐश परस्त हो गए और वास्तव में इनकी प्रगति हुई कुछ दिन तक। माने 81 से 86 तक ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर आर्थिक समृद्धि बहुत बढ़ती गई। राज्यकर्ताओं को भी लगा कि बस ये तो मीठा मीठा गप वाला मामला है। 86 के बाद उन्होंने एकदम उनको धक्का लगा कि यह जो विदेशी इन्वेस्टमेंट का फ्लो था वह विड्रॉ होना शुरू हुआ, बंद होना शुरू हुआ और दूसरे तरफ झुकना शुरू हुआ, इंडोनेशिया और मलेशिया की तरफ झुकना शुरू हुआ। टेक्निकली उसको बोलते हैं फ्लाइंग गीज। गीज यह प्लूरल है, अनेक वचन है। गूज यानी कलहंस, गीज यानी कलहंसों का समूह। तो यह जो इन्वेस्टमेंट गीज है वह पहले 3 देशों में थी। 86 के बाद वे फ्लाइंग गीज वो उधर फ्लाई करना उन्होंने शुरू किया, इंडोनेशिया और मलेशिया। क्या हुआ कि 5 साल में उन्होंने यह देखा कि इस देश की समृद्धि जरूर थी। इस अवधि में इस देश के लोगों ने अपना साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल बेस डेवलप करने का कोई प्रयास नहीं किया, आलसी हो गए थे। और समृद्धि के कारण ही इन्फ्लेशन बढ़ा, क्योंकि जैसा भी बोकरे जी ने कहा है कि कंट्राइव्ड स्केर्सिटीज, तो इन्फ्लेशन बढ़ा। इसके कारण हर चीज के भाव बढ़े, इसके कारण लेबर कॉस्ट बढ़ गई, मजदूरों की वेतन वगैरह बढ़ गए और प्रोडक्टिविटी घट गई, क्योंकि आराम परस्ती सब चारों ओर आ गए। और इसके कारण वहां इन्वेस्टमेंट करने में अब कोई मतलब नहीं, यह उनके ख्याल में आया। उन्होंने वहां की इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट की मलेशिया और इंडोनेशिया की तरफ। और अब बड़े तेजी के साथ मैं देख रहा हूं कि हमारे कुछ डेलीगेशन जाते थे ये तीनों देशों में। हम उनको पूछते थे तो ऐसे वर्णन करते थे जैसे स्वर्ग का वर्णन कर रहे हो, एल डोराडो जिसको कहते हैं, यूटोपिया। ये तीनों देश इतने तेजी से गिर रहे और अब अपने को संभालने की भी उनकी ताकत नहीं है। इसका कारण ऐसा है कि आराम परस्त हो गए, आदतें बदल गई है। ध्येयवाद और आराम परस्त आदतें साथ साथ नहीं जा सकती, अब वो खुद को संभाल नहीं पाएंगे। ये एक उदाहरण हमारे सामने। दूसरा उसी पीरियड का उदाहरण कोरिया का। उन्होंने कोरिया में भी इन्वेस्टमेंट लगाई। 1976 से 1980 तक कोरियन जनता, कोरियन सरकार इस विषय पर सोचती रही कि कैसे, क्या नीति क्या लेनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसे लेनी चाहिए, इसका क्या उपयोग होगा। 1980 में वहां एक मिनिस्टर आए, वोन हॉ ऐसा उनका नाम था। ही वॉज मिनिस्टर फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट। उन्होंने अध्ययन पूर्वक एक पॉलिसी, इधर जब ये 3 देश इनडिस्क्रिमिनेट माने अविवेकपूर्ण फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कारण बहुत तेजी से समृद्ध होते जा रहे थे, उन्होंने कहा ऐसा नहीं, हम आपको अविवेकपूर्ण इन्वेस्टमेंट नहीं करने देंगे, हम जहां कहेंगे वहां करने के लिए तैयार है तो आप कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। उन्होंने सेक्टर्स छाट दिए कि कुछ सेक्टर्स में हम चाहते हैं आप इन्वेस्टमेंट करें, जैसे एनर्जी है, शिप बिल्डिंग है। कुछ क्षेत्र उन्होंने अलग किए कि आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ होनी ही नहीं चाहिए, जैसे कृषि है। बहुत हिम्मत के साथ था। लोगों को जो लगता है कि हम हिम्मत के साथ कैसे बोल सकते, हम याचक है तो फिर हम भिखारी है तो अपने टर्म्स कैसे दे सकते, हम भिखारी है इसलिए टर्म्स नहीं दे सकते, हम भिखारी नहीं है। इन्वेस्टमेंट करना ये उनकी भी आवश्यकता है, हमारी ही आवश्यकता नहीं है उनका पैसा लेना। वो पैसा देना और इन्वेस्ट करना उनकी भी आवश्यकता है, बराबरी के नाते हो सकता है। कोरिया कोई हमसे बड़ा देश नहीं है किसी भी दृष्टि से। हिम्मत के साथ उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ इन्वेस्टमेंट करने देंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करने देंगे। और शर्त लगाई, वोन हॉ काफी बुद्धिमान आदमी होना चाहिए, उन्होंने शर्त लगाई कि जितनी रिसर्च एक्टिविटी होगी आपके उद्योगों की, आपके कोलैबोरेशन में चलने वाले उद्योगों की जितनी रिसर्च एक्टिविटी होगी, यह सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मामला हमारे लोगों के हाथ में आना चाहिए और सारे रिसर्च एक्टिविटी में हमारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। मैंने ऐसा ना हो कि तुम्हारे लोग चले गए तो हमारे उद्योग फिर वैसे ही ऑर्फन लाइफ हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े कट्टरता पूर्वक कहा, लोगों को मानना पड़ा। आज हम देखते हैं कि परिणाम क्या है। एक समय 1986 तक जो समृद्धि वाले देश ऐसे दिखते थे, आज वो नीचे जा रहे। कोरिया आज खड़ा है। तो ये मोडस ऑपरेंडी क्या है, यह इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी समझ लेने की आवश्यकता है। अभी वो इंडोनेशिया और मलेशिया की तरफ इनका ये फ्लाइंग गीत चला गया है, उड़ता हुआ कलहंसों का समूह भी चला गया है, लेकिन वहां भी तब तक ही रहेगा जब तक
इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता, लेबर कॉस्ट नहीं बढ़ती, लेबर प्रोडक्टिविटी कम नहीं होती, तब तक ही रहने वाला है। और वास्तव में उनके डॉक्यूमेंट से भी हम देखें तो ऐसा दिखता है। उनका अंदाजा ऐसा था कि 94 एंड तक, ये डंकेल का मामला उस समय उनके ख्याल में नहीं था, तो 94 एंड तक इंडोनेशिया और मलेशिया भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से अनुपयुक्त हो जाएंगे। फिर एक तरफ हम वियतनाम की तरफ जाएंगे, एक तरफ साउथ ईस्ट एशिया माने इंडिया, पाक और लंका की तरफ जाएंगे, ऐसा उनके डॉक्यूमेंट से दिखता है। लेकिन अब तो डंकेल का मामला आने के कारण सब कुछ अन्य मामला, भिन्न मामला हो गया। तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को हम स्वदेशी का नाम लेकर अपील कर सके, और यदि वो, किंतु उनको उनके हित की दृष्टि से भी उन्होंने स्टडी करना चाहिए कि विभिन्न देशों में क्या हुआ है। ये एजुकेशन बहुत महत्व की बात है। केवल अखबार पढ़ने से कुछ ध्यान में नहीं आता। और कल कृष्णय्यर साहब ने एक अच्छी बात कही कि लाए जो है, झूठ बात है, उसका विरोध करना आसान है, अर्ध सत्य का विरोध करना बहुत कठिन काम है। अर्ध सत्य के उदाहरण में, केवल उदाहरण के रूप में बता दूं, हमारे देश में हमारे भी लोगों का ऐसा ख्याल है कि कर्जा, लोन ये छोड़िए, एड के रूप में जो पैसा आता है वो तो विशुद्ध हमारे हाथ में आने वाली चीज है, वो वहां से यहां आता है पैसा। मनी फ्लोज फ्रॉम द डेवलप्ड टू द डेवलपिंग कंट्रीज, ऐसा समझने वाले हमारे कुछ साथी भी। ये अर्ध सत्य का परिणाम है। न्यूज़पेपर्स अर्ध सत्य देते हैं, पूरा सत्य नहीं देते। उनके तंत्र के कारण होगा तो अच्छा है, लेकिन प्रलोभन के कारण होगा तो गलत बात है। क्या है उन्होंने देखना चाहिए। अब एड के बारे में देखिए, लेटेस्ट फिगर 1991 के उपलब्ध है। 91 में यह फिगर आया था कि डेवलप्ड कंट्रीज की ओर से उस वर्ष डेवलपिंग कंट्रीज के तरफ $49 बिलियन एड के रूप में गए। $49 बिलियन। अब कितना ही उदारता का है। राजा कर्ण और हर्षवर्धन के बाद यही आ गए हैं उदार। अब ये तो समाचार पत्रों ने बताया, ये नहीं बताया कि उसी पीरियड में इंटरेस्ट के रूप में और प्रॉफिट रिपैट्रिएशन के रूप में 147 बिलियन डेवलपिंग कंट्रीज की ओर से डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ गए। दोनों का यदि हिसाब किया कि 49 बिलियन आए और 147 बिलियन गए, तो डेवलपिंग कंट्रीज की ओर से $98 बिलियन इतना प्रवाह डेवलपिंग कंट्रीज की ओर से डेवलप्ड कंट्रीज की ओर गया है। यह हमारे ध्यान में आता है। अर्ध सत्य का यह परिणाम। जो घटनाएं होती है न्यूज़पेपर पढ़कर हम मिसलीड हो जाते हैं, क्योंकि उसमें हमें एजुकेट करने का प्रयास नहीं होता, सत्य को छिपाने का प्रयास होता है। आपको सबको स्मरण होगा, रिसेंट घटना है, इजिप्ट के गवर्नमेंट को कांग्रेचुलेट किया गया कि बड़ी उन्होंने डिप्लोमेसी की है कि $113 बिलियन इतना उनका कर्जा राइट ऑफ हो गया, गवर्नमेंट की तारीफ में। अब जानते थे कि सद्दाम हुसैन पर अमेरिका ने हमला करना था। सारे अरब कंट्रीज कहीं पैन अरेबिज्म के नाम पर इकट्ठा न हो, यह उनको चिंता थी। खासकर सऊदी अरेबिया और इजिप्ट को फोड़ने का उनका विचार था। और बाद में जो खबर आ गई कि अमेरिका ने जो कोalition आर्मी खड़ी की थी, उसमें इजिप्ट ने भी अपनी सेना भेजी। दोनों बातें अखबारों में है, दोनों का लिंकिंग नहीं है। इजिप्ट ने कोalition आर्मी में सेना भेजी, अलग कहीं आ गया। $130 बिलियन कर्जा माफ हो गया, इसके लिए सरकार का अभिनंदन हुआ। दोनों का मेल नहीं जम सका। अंगोला में एक फ्रेंच कंपनी ऑयल फील्ड्स ऑपरेट कर रही थी। उनके ध्यान में आया कि यहाँ ऑयल बहुत है। उन्होंने सरकार को कहा कि आप हमको मोनोपोली दीजिए, और सरकार को कर्जे की आवश्यकता थी, हम अपने गुड ऑफिसेस का उपयोग करेंगे। समाचार पत्रों में इतना ही आया था कि फ्रांस की सरकार बड़ी उदार है, उन्होंने अपना गुड ऑफिसेस का उपयोग करते हुए और इनको इतना इतना का लोन दिलाया है। ये नहीं आया कि इन द मीनवाइल पर्दे के पीछे मोनोपोली फॉर ऑल द ऑयल फील्ड्स ऑफ अंगोला यह इस फ्रेंच कंपनी के नाम से कर दी गई थी। यह अखबार में नहीं है। मार्कोस का नाम सबने सुना है, और यह एक हम लोगों को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। वहां जो सवाल लोगों ने उत्पन्न किया है वो हमारे लिए भी आगे चलकर पर्टिनेंट होने वाला। मार्कोस ने प्रोपेगेंडा किया कि हम न्यूक्लियर प्लांट बनाना चाहते हैं, हमारे देश के स्वाभिमान की मांग है, और उसके लिए $2 बिलियन बाहर से लाए, फॉरेन कैपिटल।
और पहला काम था कंस्ट्रक्शन, प्लांट का कंस्ट्रक्शन। टेंडर्स मंगवाए लेकिन जिसको बुलाना था उसी को बुलाया और $85 मिलियन यह कंस्ट्रक्शन का ठेका इस नाते देने का तय हुआ। उस समय का वर्णन आता है कि अक्रॉस द टेबल एक चेक $85 मिलियन का मार्कोस के जेब में से कॉन्ट्रैक्टर के जेब में आया और विद इन ए मिनट वही चेक फ्रॉम बीनेथ द टेबल कॉन्ट्रैक्टर के जेब में से मार्कोस के जेब में आ गया, ऐसा वर्णन आया। कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ ही नहीं और हर दिन का $355,000 इतना हर दिन का उनका इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ता है। बाद में मार्कोस को हटाया गया, एक्विनो आ गई। अब एक्विनो ने भी सोचा कि पुरानी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो चलानी पड़ती है, इसलिए साइंटिस्ट वगैरह को बुलाया। साइंटिस्ट ने कहा कि मैडम हम पहले से कह रहे थे कि ये मूर्खता का है प्रस्ताव, क्योंकि एंटायर एरिया जो है वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, यहाँ भूचाल वगैरह बहुत होती रहती है, यहाँ न्यूक्लियर प्लांट का करना ये बिल्कुल गलत बात है। इसलिए वो प्लान ड्रॉप हो गया। प्लान ड्रॉप हुआ लेकिन $355,000 का इंटरेस्ट उनको हर दिन का पे करना पड़ता है। वहां के जनता ने एक सवाल खड़ा किया एक्विनो पावर में आने के बाद कि ये जो तुमने $2 बिलियन का कर्जा दिया था वो हमको दिया था क्या? मार्कोस को दिया था। इसमें से एक पैसा हमारे डेवलपमेंट के लिए खर्च नहीं हुआ। तो वसूल करना हो तो मार्कोस फैमिली से वसूल करो, हमसे नहीं वसूल कर सकते। एक पॉइंट आया है, उसका बाद में क्या होता है देखा जाएगा। हमारे यहाँ भी यही बात है। पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स इनके फैमिली अफेयर्स के लिए सारा कर्जा पुष्कर बहुत सा खर्च हो रहा है, देश की डेवलपमेंट के लिए कितना होता है यह देखने का सवाल है। तो अर्ध सत्य या असत्य से भी ज्यादा खतरनाक है इसका अनुभव हर जगह हम लोगों को आ सकता है। अभी एक अर्ध सत्य इतना प्रचलित है, लोग कहते साहब ये जो सारा, जैसे कल पोखरी जी ने कहा कि इकोनॉमिक्स कोई नया विषय नहीं है, लेकिन लोग समझते हैं कि इकोनॉमिक्स अभी शुरू हुआ। वैसे इंटरनेशनल ट्रेड ये नया विषय है ऐसा लोग समझते हैं। वास्तव में हिंदू इकोनॉमिक्स में दिखाया गया है कि वेद काल से भी था, विदुर नीति में उसका विश्लेषण किया गया और उसके विषय में अपने नीति पर चलने वाले लोग किस तरह से व्यवहार करते थे इसका एक छोटा सा उदाहरण यदि मैं आपको दूं, क्योंकि यह अर्वाचीन उदाहरण होते हुए भी लोगों के ख्याल में नहीं, बड़ी आश्चर्य की बात है। शिवाजी के समय इंटरनेशनल ट्रेड का विषय बहुत जोर से चला। डच, पोर्चुगीज, फ्रेंच और ब्रिटिश चारों व्यापारी यहाँ आते थे। उस समय अलग अलग राज्य थे, उनके साथ वो डील करते थे। पोर्तुगीज व्यापारियों ने अपने मेट्रोपॉलिटन में जो पत्र भेजे वो भी प्रकाशित हुए। एक पत्र में ऐसा कहा गया है कि इस देश के बाकी जो सत्ताधारी है वो तो सज्जन है, वो हमारा और हमारे कस्टमर्स का सीधा संबंध आने देते हैं और मामला सरल है कि हम अपना माल बेचते हैं, माल का पैसा लेते हैं। लेकिन यहाँ मिस्चीवस ऐसा एक ही सत्ताधारी है, वह है शिवाजी। वो अपने प्रजाजनों के साथ हमारा सीधा संबंध आने ही नहीं देता। वो पहले एसेस करता है कि उसके राज्य के लोगों की आवश्यकताएं क्या है, फिर हमारे साथ वो निगोशिएशन करता है। निगोशिएशन खुद करता है, दूसरे को नहीं आइटम देता। और निगोशिएशन में यदि मामला तय हुआ तो होता है कि हम इतना माल देंगे, इतना उसकी कीमत है। और बोले उसकी शरारत यह है कि मामला तय होने के बाद शिवाजी कॉइन में कभी हमको पे नहीं करता। वो कहता है कि इतना पैसा हमने तुमको देना है कीमत के रूप में। तो हमारे यहाँ होने वाला जो माल है सुपारी और नारियल, तो हमारा माल उतने कीमत का तुम खरीदो। और दोबारा मुझे नेगोशिएशन करना पड़ता है कि सुपारी और नारियल की कीमत कितनी लगाई है। तो ये एक ही बदमाश राजा है, ऐसा पोर्तुगीज व्यापारियों ने वहां कहा। अब सज्जन राजाओं का क्या हाल होता है हम देख रहे हैं, आर्थिक गुलामी में हमारे। तो ये जो एक धारणा है कि हमारे यहाँ कोई इंटरनेशनल ट्रेड नाम का विषय नहीं था, नियम नहीं थे, ये बिल्कुल गलत धारणा है। वैसे एक धारणा पहले से फैलाई गई कि अमेरिका सबसे बड़ा देश है, इस देश का आशीर्वाद हमें नहीं रहेगा तो हमारा देश कैसे चलेगा। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अमेरिका का आशीर्वाद जिस पार्टी को नहीं वो पार्टी देश में राज्य कर सकेगी क्या? नहीं कर सकेगी। ऐसा एक विश्वास, अंधविश्वास लोगों के मन में निर्माण हुआ है। क्या हमारे देश में क्या होगा नहीं होगा ये अमेरिका तय करेगी? हमारे देश में क्या होगा नहीं होगा अमेरिका तय करेगी। और आज अमेरिका की हालत क्या है? कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जब अमेरिका पर हम टीका प्रहार करते हैं तो शायद हम अमेरिका एज ए कंट्री, अमेरिका एज ए पीपल हम विरोध कर रहे हैं। गलत बात है। मैं आपको यहां बताना चाहता हूं जिसके विषय में अपने देश में स्पष्ट धारणा नहीं है।
कि ये डंकेल रहे और कुछ भी शोषण रहे, IMF, WB और मल्टीनेशनल्स का रहे, इसके कारण जो हमारा शोषण हो रहा, वो शोषण का लाभ और शोषण का पैसा सर्वसाधारण अमेरिकन नागरिक को नहीं मिल रहा। सर्वसाधारण अमेरिकन नागरिक, सर्वसाधारण गरीब आदमी अमेरिका का, उसको ये लाभ नहीं मिल रहा। अब धीरे धीरे वहां भी ये जानकारी हो रही है। अमेरिका में भी जैसे हमारा शोषण वो करते हैं, वैसे अमेरिका के धनवान लोग, श्रीमान इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट अपने गरीब अमेरिकन लोगों का भी शोषण कर रहे हैं। वहां उनके खिलाफ वायुमंडल तैयार हो रहा है। और ये एग्रीमेंट की जो बात आती है, आपको आश्चर्य होगा कि 2 साल पहले उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो नॉर्थ अमेरिका के जो तीनों कंट्रीज है, कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको, तीनों को कवर करने वाला था। उसका विरोध हो रहा है, उसके खिलाफ मजदूरों के डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं। उसके कारण निर्माण हुई परिस्थितियों के कारण कनाडा में और यूनाइटेड स्टेट्स में मजदूरों की हड़तालें हो रही। तो ये समझना कि ये जो करते हैं सारे अमेरिकन नागरिक उस पापों के सहभागी, ऐसा नहीं है। अमेरिका के बहुत थोड़े प्रिविलेज क्लास का पोषण करने के लिए दुनिया का शोषण चल रहा है। यह बात हमने ध्यान में रखनी चाहिए। वहां के लोगों का भी वो शोषण कर रहे हैं, वो भी उनके खिलाफ और आंदोलन कर रहे हैं। आज ये शोषण ज्यादा देर तक चलाना किसी के लिए संभव नहीं। इंग्लैंड में, ब्रिटेन में यूरोपियन कम्युनिटी में शामिल होना या न होना, इसकी जो चर्चा थी, गरीब लोगों पर क्या असर हुआ, यह सवाल था। ब्रिटिश लेबर पार्टी ने भी पहले तो विरोध किया, लेकिन संतुलित विचार हो। आजकल ये चलता है ना, सज्जनता का लक्षण है कि विचार संतुलित होना चाहिए। संतुलित माने गलत होना चाहिए। कोई सही विचार यदि दिखने में एक्सट्रीमिस्ट रहा तो उसको संतुलित नहीं कहा जाता। तो लेबर पार्टी में भी ऐसा विचार निर्माण हुआ कि नहीं, इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है, यूरोपियन कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहिए। अब देखिए कि ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यह ब्रिटिश लेबर पार्टी की जननी है। ऐसा होते हुए भी जब लेबर पार्टी के कुछ लोगों ने यह कहा, तो ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने उनका विरोध किया और कहा कि ये हम चलने नहीं देंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जागृति आ रही है। और हम यदि समझते हो कि ब्रिटेन यानी एक एंटिटी और कनाडा यानी एक एंटिटी और यूनाइटेड स्टेट्स एक एंटिटी, गलत बात है। वहां भी सारा जो एडवांटेज होता है, सारे जो प्रिविलेजेस जाते हैं, वो सिलेक्टेड फ्यू के हाथ में जाते हैं, जिसके खिलाफ वहां की जनता भी आंदोलन करती है। तो हमने ऐसा समझने की आवश्यकता नहीं कि हम सारे अमेरिका के साथ बड़ी बगावत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वहां के गरीब लोगों का समर्थन भी हम कर रहे हैं, यह बात ध्यान में रखने की आवश्यकता। तो तरह तरह की यह जो गलत फहमियां हैं, ये दूर करना। अब जैसे एक बड़ी गलत फहमी अखबारों में आती है, आश्चर्य। अखबार वाले रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, मैं भी समझता हूँ वो रिस्पॉन्सिबल है। प्रॉब्ली दे आर मिसलेड बाय अदर्स, क्योंकि उनके पास कोई इन्वेस्टिगेशन का, CBI का डिपार्टमेंट तो अखबार वालों के पास नहीं। सो ऑनेस्टली दे आर मिसलेड। ये कहा जा रहा है क्या, चाइना जो टर्म्स एक्सेप्ट कर रहा है, वो टर्म हिंदुस्तान में एक्सेप्ट करने में आपको आपत्ति क्या है? अर्ध सत्य है कि नहीं? इसके पहले यूनाइटेड स्टेट्स के साथ चाइना का जो ट्रेड था, उसमें $2 बिलियन का सरप्लस चाइना का था। अभी है $2 बिलियन का सरप्लस। अब ये $2 बिलियन का सरप्लस, उसमें कहीं गड़बड़ न हो इसलिए कुछ शर्तें चाइना मान रहा है। जो अमेरिका के सीने पर बैठा हुआ है एक विशेष मामले में, ऐसा चाइना, $2 बिलियन का सरप्लस रखने वाला चाइना, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भीख का कटोरा हाथ में लेकर जाते हैं, दोनों की तुलना हो सकती है क्या? आर दे ऑन इक्वल फुटिंग? मेरे कहने का मतलब है कि यह जो अर्ध सत्य बताए जाते हैं, यह असत्य से भी खतरनाक, ऐसा जो कृष्णय्यर ने कहा था, बिल्कुल ठीक बात है। इस विषय में इंटेंसिव एजुकेशनल कैंपेन हाथ में लेने की आवश्यकता है। प्रोपेगेंडा की बात मैं नहीं। प्रोपेगेंडा हवा में आता है, जाता है, सत्य क्या है, तो बाकी वो बात धीरे धीरे फैल जाती है। आज तो मामला और भी, मामले ने और एक करवट बदल ली। पहले तो इतना ही था भाई, ये करना ठीक है नहीं ठीक है, किंतु हम जानते हैं कि 2 घटनाएं हुई। एक घटना है कि डंकेल साहब निवृत्त होने के बाद जो स्विट्जरलैंड साहब आए हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भाई मामला यदि और लटकता रहेगा तो इसका अर्थ ही नहीं रहेगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर के अंदर सब कुछ होना चाहिए, नहीं हुआ तो मामला गड़बड़ रहेगा।
अभी तक जो रोका गया मामला वो डेवलपिंग कंट्रीज के कारण नहीं है, यूरोप के कारण रोका गया है। यूरोपियन नेशंस इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, आज भी पूरी स्वीकृति नहीं दी है। तो एक तरफ मामला बिल्कुल प्रेसिपिटेट हो रहा है और ऐसे अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट को स्पष्ट कहा कि भाई जहां तक बने वहां तक पार्लियामेंट के साथ चर्चा करते हुए, उनकी स्वीकृति लेते हुए ही हम अपना निर्णय लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मामले बहुत गंभीर होते हैं और इतना यदि गंभीर रहा और फिर आपके स्वीकृति के लिए आवश्यक वह समय हमारे पास नहीं रहा तो फिर हमको हस्ताक्षर करना पड़ेगा, हम राह नहीं देख सकते। ये राह नहीं देख सकते, ये नरसिंह राव का जो शब्द है, यह शब्द यह बोरोड शब्द है, दिस इज ए बोरोड टर्म, और ये वहां से बोरो किया हुआ है। हर समय ये शब्द, इस शब्द का प्रयोग होता है। मैं केवल उदाहरण के लिए बताता हूँ, इनका सारा कंडीशनिंग वहां से हो रहा है। केवल उदाहरण के लिए बताता हूँ, पहली बार जब गैट में यह सवाल आया कि भाई ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स, यही हमारा दायरा था, यही टर्म ऑफ रेफरेंस थी। अब ट्रेड इन सर्विसेज आप कैसे ला रहे हैं, ये तो पहले नहीं था, और यदि लाई है तो फिर उसकी डेफिनेशन देने की आवश्यकता है, ऐसा डेवलपिंग कंट्रीज ने कहा। डेवलप कंट्रीज ने कहा कि डेफिनेशन तैयार करते करते समय बीत जाएगा, अब ग्लोबलाइजेशन कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर। ऐसा करें, हम लोग निगोशिएशन शुरू कर देंगे, डेफिनेशन विल बी इवॉल्व इन कोर्स ऑफ निगोशिएशंस। अभी तक इवॉल्व नहीं हुई। कुछ डेवलपिंग कंट्रीज ने कहा कि साहब ये हमारे लिए कितना उपयुक्त है, कितना नहीं, हम यहाँ बैठकर नहीं सोच सकते, इसके लिए हमारे पास हमारे देश का स्टैटिस्टिक्स होने की तो आवश्यकता है, हमारे देश का स्टैटिस्टिक्स। उन्होंने कहा तुम्हारा देश स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करने में 2-3-4 साल लगा देता है, हमारा अनुभव है। ग्लोबलाइजेशन कांट वेट दैट लॉन्ग, निगोशिएशन शुरू कर देंगे, तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स तुम कलेक्ट करते रहो। यहाँ जो नेता लोग भाषण देते हैं उनको ये पता नहीं है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है। वो कहते हैं ग्रीन रूम कंसल्टेशन, यानी खास जो थोड़े लोगों का कंसल्टेशन होता है, वहां बुलाया जाता है एज एन एक्यूज्ड डेवलपिंग कंट्री के प्रतिनिधि को, और जनरल काउंसिल में जो चर्चा होती है उस चर्चा में डेवलपिंग कंट्री के प्रतिनिधि की हिम्मत नहीं होती मुंह खोलने की, इतना दबाव का एटमॉस्फेयर डेवलप कंट्रीज का रहता है। यहाँ तो हम आपके सामने बहुत भाषण दे सकते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, शेर मारेंगे, तीर मारेंगे। वहां जो जाते हैं वो जनरल मीटिंग में मुंह भी नहीं खोलते, और ग्रीन रूम में जो कंसल्टेशंस होते हैं वो इस तरह के होते हैं। अब इस एटमॉस्फेयर में हम कौन सी आशा कर सकते हैं? तो इसी के कारण यही भाषा, बोरोड टर्मिनोलॉजी हमारी सरकार भी ले रही है। अब इस अवस्था में एक समझना चाहिए कि बहुत बड़ा प्रेशर इन डेमोक्रेटिक सेटअप अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, सरकार का निर्णय बदलने का एकमात्र रास्ता है कि टू बिल्ड अप पब्लिक ओपिनियन, प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, उसी से हो सकता है। वो शीघ्र करने की आवश्यकता है। शीघ्र न हुआ क्योंकि बाकी सारे जो एग्रीमेंट्स है उनके बारे में यह प्रोविजन है कि पार्टी इन पावर बदल जाती है तो वो फिर पार्लियामेंट में अपना बहुमत है उसके आधार पर पुराने एग्रीमेंट्स को ठुकरा सकती है। किंतु ये जो हस्ताक्षर होगा डंकेल का, वह इंटरनेशनल ट्रीटी के नाते माना जाएगा, और उसके कारण पार्टी इन पावर बदल जाएगी तो भी, और नए पार्लियामेंट ने इसको ठुकराने का प्रस्ताव पास किया तो भी वो ठुकरा नहीं सकती अनलेस इट इज एबल टू टेक द रिस्क ऑफ वॉर और इकोनॉमिक बायकॉट, तब तक कुछ नहीं कर सकती। हमारे सरकार ने इसी का एडवांटेज लेकर लोगों में एक फियर साइकोसिस निर्माण किया है। काहे कह रहे हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो हम तो अकेले पड़ जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे। क्या समाचार पत्र ये देते हैं कि नहीं? जरा आप देखिए कि ये स्पेशल 301 के अंतर्गत यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड लॉ का जो सैंक्शन होता है, पनिशमेंट, वो नोटिस 30 देशों को दी गई। अकेला इंडिया नहीं है उसमें, 30 देशों को यह नोटिस दी गई है। ये आइसोलेशन का लक्षण है क्या? एक गलत फियर साइकोसिस निर्माण हो रहा है। तो इस दृष्टि से जन जागरण यदि होता है तो हम लोगों को ही करना पड़ेगा, सबके सहायता से करना पड़ेगा, और मुझे यह विश्वास है कि यह बात लोगों को समझ सकती है। तो इसके दबाव में आकर सरकार कुछ हस्ताक्षर करने से रुक जाए, यह वायुमंडल खड़ा हो सकता है। वास्तव में
हमारे देश का यह जो विचार है बहुत लोगों का कि अमेरिका इज स्पीकिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, बिल्कुल गलत विचार। यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी गोइंग डाउन हिल, बहुत बड़ा कर्जा उनके ऊपर है, बहुत बड़ा इन्फ्लेशन है, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। और ये जो हमारा शोषण करने की प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया अब फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ शुरू नहीं हुई है, फॉर बेयर सर्वाइवल ऑफ देयर इकोनॉमी वो चल रहा है। और हम यह स्पष्ट रूप से यहाँ बताना चाहते हैं कि बिफोर 2010 AD यूनाइटेड स्टेट्स विल सीज टू बी नंबर 1 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड कैपिटलिज्म विल हैव कंप्लीटली कोलैप्स्ड। यह हम कह सकते हैं। ये डूबने वाले हैं, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे, यह सारा मामला चल रहा है। और हमारे नेता हमको कहते हैं कि अरे अमेरिका का आशीर्वाद नहीं रहा तो देश नहीं रहेगा, कोई पार्टी यहाँ हुकूमत नहीं चला सकेगी। गलत मिस प्रोपेगेंडा के प्रभाव में लोग आते जा रहे हैं। इनकी हिम्मत है, ये कितना पावरफुल कंट्री है, मिलिट्री इक्विपमेंट इनके पास सबसे ज्यादा थी। वियतनाम छोटा सा कंट्री था, पिछड़ा हुआ कंट्री था, और इन्होंने अपने जितने सुसज्ज केमिकल वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, बैक्टीरियल वॉरफेयर, सभी तरह की वॉरफेयर वहां चलाई। लेकिन इतना बड़ा देश, नंबर 1 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, छोटे से वियतनाम को 10 साल तक काबू में नहीं ला सका। आखिर में वह गोरख धंधा छोड़कर अपने देश में आर्मी को वापस ले जाना पड़ा। इसका कारण ही है कि अमेरिका देश बड़ा है, आदमी छोटे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उनकी प्रगति बहुत हो रही है, लेकिन कल्चरली बैकवर्ड है। ऐसे देश के सामने घुटने टेकने की आवश्यकता है क्या? दे आर नॉट स्ट्रांग, अवर लीडरशिप इज वीक, अवर लीडरशिप इज वीक। हिम्मत के साथ हिंदुस्तान का कॉमन मैन यदि खड़ा होता है, अमेरिका की हिम्मत है हमारे सामने खड़ा होने की? जो खुद मरने के रास्ते पर जा रहे हैं, स्मशान भूमि के ऊपर जा रहे हैं, वो हमको धमकी देना चाहते हैं। उनके शक्ति के कारण उनका प्रभाव नहीं है, हमारे अज्ञान के कारण हमारा प्रभाव है, जिस अज्ञान को बढ़ाने में हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट और नेताओं ने भी अपना शेयर उठा लिया। हमने देशभक्त जनता को आह्वान करने की आवश्यकता है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमारे सामने कोई निराशाजनक परिस्थिति ही नहीं है। आज की स्थिति में हमारे पास सब है, मैन पावर है, रिसोर्सेस है, वी आर द 3rd लार्जेस्ट कम्युनिटी, साइंटिफिक कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड, टैलेंट्स है, सब कुछ है। इच्छा शक्ति नहीं है, नेशनल विल नहीं है। यह नेशनल विल स्वदेशी जागरण मंच की ओर से प्रयास के कारण यदि जागृत हो जाती है तो ऐसा दिखेगा कि यह एक सोया हुआ शेर था। लोगों ने सारी व्यवस्था की थी कि भारत नाम का जो शेर है, हिंदू नाम का जो शेर है, वो कभी जागृत न हो। लेकिन यदि जागृत हो जाता है तो ये जो सारे यहाँ के प्राणी हैं, एनिमल फार्म, सारे जो यहाँ के प्राणी हैं, उनको हमारे सामने झुकना पड़ेगा। ताकत उनकी नहीं है, ताकत हमारी है। इतना ही है कि हम सोए हुए हैं, वो जागृत करने का काम आने वाले दिनों में हम पूरी ताकत के साथ करें, इतना ही कहना पर्याप्त है।